हेलो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरव्यू वीडियो में हमारे साथ है एक 3D टेक्सचर आर्टिस्ट जिसका जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये इंडस्ट्री में और अच्छे से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे अपना करियर सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे काफ़ी कुछ जानने को आज मिलने वाला है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भट्ट, आप सभी का स्वागत है NUFX के इस इंटरव्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू NUFX किशन जी, आपका स्वागत है हमारे इस NUFX चैनल के ऊपर और आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पर फीचर किया और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपका थैंक यू। जी। तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक किशन जी, आपका भी जो है हर एक आर्टिस्ट का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो करे, और इसीलिए जो है यहाँ पे मैं कुछ वो चैनल का कुछ ऐसा नहीं रखता हूँ कि मैं तो कोलैबोरेशन में बिलीव रखता हूँ, कंपटीशन में बिलीव नहीं रखता। तो इसीलिए मैं जो है चाहता हूँ कि आप जैसे और भी आर्टिस्ट हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, उनको मैं फीचर कर पाऊँ और ऐसे और भी इंटरव्यू वीडियोस करें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्री के बारे में जानते नहीं है, तो उनको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है ये वीडियो सीरीज से। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा किशन जी से, क्योंकि अभी वो अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है फेस करी होगी, मतलब अपने जो है प्रोफेशनल करियर को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले किशन जी, मेरा सवाल है कि आपने ये इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा, मतलब जी, कहाँ से आपको आइडिया मिला? ये मेरे एक रिलेटिव है और उनका आने का अच्छा है इस इंडस्ट्री के अंदर, पर उनके किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आ नहीं पा रहे थे। पर उन्होंने मुझे मेरे साथ एक बार शेयर किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके से हम काम कर सकते हैं और इस तरीके से हम 3D का वगैरह उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया था। तो उस टाइम पे मैं 10th क्लास में था, वो ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं था, पर एक बार मेरे दिमाग में चला गया था ये वाली बात कि इस तरीके से कुछ काम होता है। और उसी टाइम पे एक चिल्लर पार्टी करके एक मूवी रिलीज़ हुई थी और उसका एक गाना रणवीर कपूर का, तो उस गाने पे कुछ वगैरह डांस वगैरह थे और वो मैंने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा था कि उसको कैसे बनाया। तो वो बस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट हुआ था और उसको फिर उन्होंने बहुत बढ़िया इफेक्ट दिया था। तो मेरे दिमाग में लगा कि यार ये कैसे किया होगा इन्होंने। उसके बाद बाहुबली आई और इससे मेरा और ज़्यादा मन हो गया। और उस टाइम पे न्यूज़ ही चल रहा था और ज़्यादा या कुछ आया नहीं था। और उसके बाद जियो आया 2016 में। तो जियो के कारण मुझे काफ़ी कुछ मतलब जानने को मिला, क्योंकि अनलिमिटेड सर्च कर सकते थे, वीडियो देख सकते थे। और उसी में आपका चैनल भी मुझे मिला था। और सबसे पहले मैंने मतलब, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए एक भी मतलब ऐसा कोई चैनल नहीं था जो बता पाए कि कोर्स होता कैसा है, क्या है। तो बाहर से सब VFX ही लग रहा था, और जब कोर्स ज्वाइन किया तब पता चला कि इतनी सारी चीज़ें होती है। तो VFX का एक आर्टिस्ट ही नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट होते हैं। ये सब मुझे आने के बाद, अंदर आने के बाद पता चला था। और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, और मैं चाहता था कि अगर फ्री में कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि मैं भी ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं हूँ। तो मैं चाहता था कि कम से कम पैसों के अंदर मैंने एक बार जुगाड़ ट्राई किया था। मैंने उस टाइम पे इतने सारे यूट्यूब के वीडियो होते, जितने अभी आप वीडियो बना रहे, मैं वीडियो बना रहा, तो इतने अगर पहले से कोई वीडियो बना रहा था तो मैं इतना खर्चा नहीं करता। तो क्योंकि आपको पता 3-3.5 लाख रुपए अभी तो स्टैंडर्ड है एक पूरे VFX कोर्स का, और वैल्यू उतनी मिलती नहीं है। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि वैल्यू का, तो मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, पर इतने पैसे थे नहीं हमारे पास। तो मैंने एक बार फ्री का सोचा था, फिर आपके वीडियोस मैंने देखे थे। उस टाइम पे आपके भी करीब कितने 100-150 सब्सक्राइबर ही थे। मैंने स्टार्ट किया था एक बिल्कुल। हाँ, तो कुछ आप 2017 की बात कर रहे हो गया आसपास कुछ? हाँ, तो तभी मुझे इसके बारे में अच्छे से, मतलब आपसे भी मैंने एक बार फ़ोन पे बात की थी, आपको शायद याद हो या ना हो, पता नहीं आपने कितने सब्सक्राइबर से बात किया होगा। तो उसमें एक मैं भी था। तो उससे और मुझे कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर भी ऐसे लोग मिलके जिनको 3D के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इस तरीके से मुझे पता चला। और ज़्यादातर लोगों की जर्नी ऐसे ही शुरू होती है, इस तरह किसी से पूछ लिया वगैरह इस तरीके से। तो इसी से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। और जब मैं एंटर किया तब मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चली, जो कि हम आगे भी इंटरव्यू में शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो आपने कौन से साल में अपना जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और कोर्स कौन सा ज्वाइन किया था? क्योंकि इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और आपने कैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया? ऐसा है कि इंस्टीट्यूट के मैंने काफ़ी सारा एक्सपोज किया हुआ है, इसकी वजह से मैंने मतलब बहुत सारा बताया हुआ कि इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई कैसी होती है। तो मेरे हिसाब से नाम बताना तो सही नहीं रहेगा, पर नाम उसका म से शुरू होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कौन से, क्योंकि डायरेक्ट नाम लेने से नहीं, नाम किसी का नहीं लेते, कंपनी वालों, बस जस्ट कंपनी वालों को तारीफ मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन चलते हैं भाई कैसे मैं इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करूँ, तो इसका कुछ बेसिक आइडिया आप दे सको कि इंस्टीट्यूट के बारे में इस तरह से आप कुछ जान सकते हो कि वो इंस्टीट्यूट कैसा होगा। हाँ, इंस्टीट्यूट का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर किसी प्रोडक्शन कंपनी का इंस्टीट्यूट है तो सोने पे सुहागा रहेगा, आपको ज़रूर से जाना चाहिए अगर किसी प्रोडक्शन कंपनी का है तो, क्योंकि उनका जो तरीका रहेगा एकदम फास्ट लेन पे वो चलेंगे, मतलब क्योंकि उनको पता है कि उनको किस किस तरह के आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो उसको फटाफट तैयार करेंगे। इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि टीचर आ रहा है, उनका कुछ अलग दिक्कत हो गया, वो घंटे भर का क्लास होता है, तो काफ़ी धीरे धीरे चलता है उसके अंदर, तो टाइम भी ज़्यादा ख़राब होता है, पैसा भी लगता है। और मैं तो यही करूँगा, अगर आपके आसपास जैसे एक नाम भी लूँगा मैं, प्राइम फोकस का है, प्राइम फोकस की एकेडमी है, तो उस टाइप के बहुत सारे रहते हैं, और अगर वहाँ पे जाने को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी किसी के पास पैसे नहीं है और आसपास कोई छोटा मोटा भी कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी चले जाएं, क्योंकि एक बार अंदर जाने से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा फुल कोर्स ही करें। मेरा तो था एडवांस VFX का था, जिसके अंदर करीब 15-16 सॉफ्टवेयर थे, और मैं तो नए लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर के साथ शुरू ना करें, बस 2-4 सॉफ्टवेयर के साथ शुरू करें, जो सबसे छोटा कोर्स हो वहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा, इंस्टीट्यूट अच्छा लगा, स्टाफ अच्छा लगा, तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, पूरे फुल कोर्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। पर फुल कोर्स लेने के बाद आपको शॉर्ट में नहीं, आप नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप सजेस्ट करना चाहो, मान लो कि किसी को एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है, फिर किसी को 3D आर्टिस्ट बनना है, किसी को VFX आर्टिस्ट बनना है, तो कौन कौन से 3-4 सॉफ्टवेयर सजेस्ट करोगे इसके बारे में? जी, मोशन ग्राफिक्स के लिए तो सबसे फेमस आफ्टर इफेक्ट है ही है। 3D मोशन ग्राफिक्स का अगर आपको सीखना है तो उसके लिए सिनेमा 4D है ही है, तो सिनेमा 4D अभी काफ़ी चल रहा है डिमांड के अंदर, और 3D के लिए बनाने में वो काफ़ी बढ़िया रहता है। और होडिनी है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है वो। और VFX के लिए न्यू सॉफ्टवेयर है ये, चिलआउट सीख सकते हो। आफ्टर इफेक्ट तो अभी स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर कंपनी आफ्टर इफेक्ट से ही शुरू करती है, छोटी कंपनियाँ जितनी भी है, तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, बढ़िया। और एज ए स्टूडेंट आप जब सीख रहे थे, ठीक है, तो कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे आपने, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। जी, मैं सच्ची कहूँ तो प्रोजेक्ट की वजह से ही मैंने अलग से जो प्रोजेक्ट किया उनकी वजह से मेरा ग्रोथ हुआ, और टीचर्स की वजह से हुआ, पर वो उतना नहीं था, मतलब टीचर्स का सपोर्ट मुझे कम मिला। पर ऐसा था कि जैसे ही मैं मेरे दोस्तों के साथ था, और मैंने एक 2018 के अंदर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, 3 मिनट की थी, पर बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें। हमको बहुत कुछ, मतलब जिसका शायद हम पूरा कोर्स करके भी हम पता नहीं लगा सकते, तो उतना हमें 5 महीनों के अंदर पता चल गया था कि पूरा इंडस्ट्री के अंदर हमको काम करना है। तो एक बार हमको बेसिक पता चल गया था कि इस तरीके से काम होता है, क्योंकि हमने पूरा मूवी शुरू से बनाया था, जीरो से लेकर स्टोरी बोर्ड से लेकर खुद की स्टोरी हमने बनाई, उसके बाद स्टोरी बोर्ड वगैरह सब कुछ हमने खुद नहीं किया था। तो पता चल गया था कि किस तरीके से काम होता है। तो ये सीखने का सबसे फास्ट लेन रहेगा अगर किसी को फटाफट सीखना है तो। और बाकी पर्सनल प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग वगैरह इस टाइप का कुछ काम करते हो तो और भी ज़्यादा जल्दी हमको सीखने को मिलता है। बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर वो फिक्स टाइम ही रहता है, और उसमें हमको सीखने में थोड़ा और उतना अच्छे से काम नहीं होता है। और सीखने में मेरे सबसे ज़्यादा हेल्प किया मेरे फ्रेंड लोगों ने, तो जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट बताई जिनके ऊपर आसानी से हम जान सकते हैं, और किसी चीज़ के बारे में हमको जानना हो। वीमियो के बारे में मुझे उतना नहीं पता था कि वीमियो के ऊपर ट्यूटोरियल भी मिलते हैं, और वीमियो के ऊपर भी काफ़ी प्रो लेवल के ट्यूटोरियल मिलते हैं जो हमको डिमांड में चाहिए रहते हैं, उस टाइप के। तो काफ़ी अच्छा रहता है, जो दोस्त लोग शेयर करते थे उनकी वजह से मुझे मतलब 10-15 गुना ज़्यादा फास्ट मुझे सीखने को मिला। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। तो जो सर्कल रहता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम अकेले रेस में दौड़ते हैं, हमको पता नहीं हमारा कितना हमारा ग्रोथ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को करने से और सीखने को मिला आपको। और यही मैं सजेस्ट करता हूँ हमारे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट को कि जितना हो सके आप जल्दी प्रैक्टिकल के ऊपर आइए, अपने लिए बनाइए या कोई क्लाइंट के लिए बने, फ्रीलांसिंग कर दीजिए स्टार्ट। आपका कोर्स ख़त्म हुआ या नहीं ख़त्म हुआ उससे मैटर नहीं करता है, जितना भी आप जानते हो उससे कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर पाओगे। तो बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ही काम लगती है। और एक मैं क्वेश्चन कर रहा था कि आपने मतलब अपने कोर्स के दौरान ही जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो इसका मेन रीज़न क्या था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का? और यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर उनको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किशन जोशी करके इनका चैनल का नाम है, और काफ़ी जो है बेहतरीन वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे एनिमेशन VFX के रिलेटेड। तो वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर कीजिए, उनके चैनल को पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो किशन जी, ये चैनल स्टार्ट करने का कहाँ से आपका आइडिया है? चैनल एक तो मेरा खुद का भी था, मैंने सुना था कहीं पे भी अगर आप किसी को सिखाते हो तो आप खुद काफ़ी फास्ट सीखते हो, क्योंकि हम अगर क्लास में सीखने को जाए तो हम ऊपर ऊपर से सीख लेते हैं, हाँ चलता है इतना बहुत है, पर अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो हमको उसको कमांड अच्छा करना पड़ेगा। और मेरे कितने भी सारे मतलब ऐसे वीडियो है जिनके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया कमेंट है, मैं जब खुद देखता हूँ तो काफ़ी दिल खुश हो जाता है। और क्योंकि मैं जब खुद मेहनत करके उस पर सीखता तो हमारी ग्रोथ भी हो ही रहा है। और दूसरा ये भी था कि इस टाइप के वीडियो बनाने वाले कोई थे ही नहीं, मतलब ज़्यादा बहुत ही कम वीडियो थे। अभी तो बहुत सारे चैनल आए हैं पर उस टाइम पे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, और उस टाइम पे मेरा क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो अब यकीन नहीं माने, करीब मैंने 50-60 वीडियो मैंने डिलीट कर दिया अपने चैनल से, क्योंकि उनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं था और मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता था, नॉइस भी बहुत सारा आता था, और इसकी वजह से तो खुद का ग्रोथ भी मेरा बहुत हुआ इस यूट्यूब चैनल की वजह से, और दूसरों का भी मैं बहुत कर पाया, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो मैं सीरीज़ बनाई थी उसका काफ़ी लोगों को हेल्प किया था। और एक बंदे ने तो मुझे कमेंट किया था कि आपका ये वीडियो काश मैं पहले देख लेता, तो मेरा पूरे ये जो लाखों रुपए जो लगने वाले थे वो मेरे बच जाते। क्योंकि मैंने ऐसे वीडियो भी मैंने बताया जिसके अंदर लोगों को पैसा नहीं लग रहा है, मतलब बिना पैसों के आप कैसे कोर्स कर सकते हो, किसी चीज़ को कैसे सीख सकते हो, प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया है। लोग अगर जाके मेरे चैनल के ऊपर चेक करेंगे तो ऐसे वीडियो है, 2-3 वीडियो ऐसे तो बहुत बढ़िया, मुझे खुद को भी मतलब काफ़ी रिसर्च करके मैंने उनको बनाया था। तो बिल्कुल काफ़ी वे मैंने बताया था। तो हाँ, तो ज़रूर इनकी चैनल को आप विजिट कीजिएगा, काफ़ी कुछ इनका आपको सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि आप जब अपना कोर्स ख़त्म कर रहे थे और अपना शो रील के बारे में सोच रहे तो किस तरह से आपने अपना शो रील बनाया, और फाइनली कितना टाइम लगा था आपको अपना शो रील बनाने में? शो रील का मेरा ये था कि स्टैंडर्ड कभी भी स्टूडेंट वाला नहीं रखना आपने को, क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा हाई रखते तो ही काम चलता है। मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता था, पर क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि एक बार जितना भी तैयार हो उस पर एक बार कई दिन की तरह आप अप्लाई करना शुरू कर दो। तो मैंने सबसे पहले जो मेरा सबसे डिज़ाइनर के अंदर मेरा बहुत सारा काम था वो मैंने बना के रखा था, उसमें भी मैंने बहुत कुछ उसके अंदर ऐड नहीं किया था, कुछ ही मैंने मेन हाईलाइट उसके अंदर ऐड किया था। उसके अलावा महाराणा प्रताप का जो मेन काम था उसको मैंने ज़्यादा सबसे पहले भी मैंने वही रखा, सबसे ज़्यादा टाइम भी मुझे वही लगा, 2 महीने लगे थे मुझे बनाने के लिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था आपने? मैंने जी ब्रश, माया और सब्सटेंस पेंटर, और माया के अंदर भी मैंने एक्सजेन यूज़ किया था। एक्सजेन मुझे उससे पहले नहीं आता था, तो उसके अलावा मैं खुद ही मतलब हेयर और फर कैसे बनाना वो सारा मैं उस टाइम पे भी सीख गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे मैं सिर्फ 3 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें सीख गया था, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम उसको मैंने यूज़ किया था। तो स्टैंडर्ड जो भी शो रील बना रहे हैं मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग पहले देख ले, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी शो रील है, यूट्यूब पे है, पर आप सर्च करोगे तो पुरानी शो रील शो होती है। तो आज के हिसाब से आप कैसी लेटेस्ट आप बना सकते हो, कैसे कंपनी की डिमांड है, मेन चीज़ यही है कि कंपनी को किस टाइप की डिमांड है आप उसके हिसाब से बनाइए। नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 अलग अलग शो रील आप बना के रख सकते हैं। जैसे मेरा तो पहले से फिक्स था कि मुझे टेक्सचर के अंदर ही जाना है, पर किसी का है कि मॉडलिंग के अंदर भी जा सकता हूँ मैं, टेक्सचरिंग के अंदर भी जा सकता हूँ, लाइटिंग के अंदर ही जा सकता हूँ। तो अगर उसकी 2 चीज़ें अच्छी है, मॉडलिंग भी अच्छी है, टेक्सचरिंग भी अच्छी है, तो 2 अलग अलग शो रील वो बना सकते हैं। एक मॉडलिंग के ऊपर हाईलाइट हो जाए जिसके ऊपर टेक्सचर भी किया हुआ है, तो हो सकता है कि ये नहीं तो ये काम चल जाए। और जॉब का ये ऐसा था कि मैंने मेरी शो रील भी पूरी तरीके से अच्छी नहीं बनी थी, मैं काम कर ही रहा था तभी मुझे जॉब के ऑफर आने लग गए थे, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पे मैंने अप्लाई कर दिया था। कुछ जगह से तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया, शायद उन्होंने मेल ही नहीं देखा, और आया। और जो मैन अभी जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे मिला, तो मैंने कर दिया, क्योंकि बार बार इस तरीके का मौका बार बार नहीं मिलता इतनी बड़ी कंपनी का। जो आपने शो रील बनाया, ठीक है, तो इसमें जो भी टाइम आपको लगा तो उसमें कुछ नया सीखने को मिला? मतलब देखो, ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और एक शो रील बनाने में हम काम चालू करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस आप अलग से शेयर करना चाहें? जी, शो रील का ऐसा था कि हम खुद से काम करते हैं तो हमारा पता नहीं रहता है कि फाइल किस तरीके से सेव कर रहे, क्या है, नेमिंग का हम ध्यान नहीं रहता। पर शो रील बनाता है तब हमको ध्यान में रहता है कि हाँ आगे जाके भी हमको प्रोफेशनली काम करना है, तो हमारा काम हम अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हम काम को फास्ट तरीके से कर सकते हैं, तो उसका मेन फोकस रहता है। तो शो रील बनाते टाइम जो ध्यान दे रहे हैं मैं उनको भी यही करूँगा, जो भी काम करो प्रॉपर तरीके से नेमिंग के हिसाब से करो आप, ताकि उसका आपका भी आगे जाके भी आपका नाम वगैरह अच्छा रहेगा। और सीखते टाइम हमको यही जानने को मिलता है कि किस तरीके से हमारे काम को हम कम से कम टाइम के अंदर
बड़े से बढ़िया आउटपुट हम कैसे लेके आ सकते हैं। ओके ओके, बढ़िया है। और अभी आपका जॉब टेक्निकलर में लग चुका है, तो ये जॉब आपको कैसे मिला और क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी यहाँ पे काम करने का? इसका मैंने अप्लाई किया था, मैंने लिंक्डइन पे इनका जॉब का देखा था और मैंने गूगल के ऊपर भी सर्च किया था। तो इनके जितने भी जॉब थी अलग, क्योंकि टेक्निकलर कोई एक सिंगल कंपनी नहीं है, इनके अंदर 5-6 कंपनियां हैं और सबका अलग अलग डिवीजन अलग तरीका। तो जितनी भी इनका था, गेमिंग का था तो मैंने उधर भी अप्लाई कर दिया था, और एनिमेशन का था, एमपीसी के अंदर था, तो मैंने ये सब इसके अंदर ही आते हैं, टेक्निकलर के अंदर ही, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। और जहाँ पे मेरी जॉब लगी वहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में अप्लाई किया था, और 1 महीने बाद मुझे उसका आया था कंपनी की तरफ से, उसका मुझे रिप्लाई आया था। तो महीना मुझे भी लगा था, महीना 45 दिन लगे थे मुझे, महीने से ज़्यादा लगे थे। तो उसके बाद उन्होंने आया था, उसके बीच में मैंने बेंगलोर की भी 1-2 कंपनियाँ थी, उनका भी मैंने इंटरव्यू दिया था। एक गुजरात की भी थी, मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था, जो स्वामीनारायण जी की संस्था है, मैंने उधर भी दिया था। और एक साथ मेरे मतलब 3-4 जगह में सेलेक्ट हो गया था। पर ये टेक्निकलर का आया तो फिर मैंने इसको पहले रखा और बाकी को फिर मैंने मना कर दिया था। जी जी। तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है इन लोगों का, किस तरह से आपको मतलब इंटरव्यू लेते हैं आपका? इंटरव्यू का ऐसा है कि वो पहले इंटरव्यू नहीं करते हैं, तो पहले वो आपको एक टेस्ट देते हैं कि आपका हमने रिज्यूम देखा है, हमको अच्छा लगा, अभी हम आपको एक मॉडल भेज रहे हैं, इसके ऊपर आप अच्छे से इसको अनरैप खुद ही कीजिए, टेक्सचर करिए, फिर हमको भेजिए। और जितना भी मुझे आया था उन सब का यही प्रोसेस था, सब ने मुझे एक एक मॉडल भेजा था और उसी को मैंने टेक्सचर किया, अनरैप किया, टेक्सचर किया। और वो पूरा फाइल भी मांगते हैं, जैसे आपने सब्सटेंस के अंदर किया तो वो सब्सटेंस की फाइल मांगते हैं, ताकि आप उनको पता चले कि आपने किस तरीके से काम किया है। तो जो शोरील वाला मैं बोल रहा था वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि शोरील में अगर आप अच्छे से काम करते हो तो क्योंकि वो फाइल मांगते हैं आपसे। तो जैसे मुझे एक बार कहा गया था कि आप 3 पॉइंट लाइटिंग करके दीजिए, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो लाइटिंग किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हमको टास्क देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमको इस तरीके से ये काम करके देना और फिक्स टाइम के अंदर देना है। और सबका मुझे 8-8 घंटे का टाइम मिला था। मैंने जितनी भी जगह मैंने अप्लाई किया था, जहाँ पे भी मैंने टेस्ट किया था, और मुझे 8 घंटे का ही टाइम मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 घंटे के अंदर आपको काम करके तैयार करना है, जिसको हो सकता है आपको 15-20 दिन लगे हुए, ये आपका टाइम रहता है। और ये अगर टेस्ट पास हो गया तो आपका जॉब लगना, तो आप इंटरव्यू तक जाओगे एक बार, और उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। और इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ बेसिक आइडिया दे पाओ? इंटरव्यू में जो बेसिक सवाल जो अपने को नेट पे में आपको मिल जाते हैं, तो जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और हॉबीज़ के बारे में, ये सब तो वो पूछते ही हैं ज़्यादातर। कुछ हैं जो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये जो अपने बारे में कुछ बताइए, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सब पूछते ही, क्योंकि इसी से हमारे बारे में हमको पता चलता है कि हम क्या है, हमने क्या क्या किया है। तो उस टाइम पे मैंने रट्टा मार के रखा था, अगर किसी ने पूछ लिया तो उसके बाद तो मैं खुद ही भूल गया था कि मैंने क्या क्या मतलब लिखा था। और ये मैं सबको कहूँगा कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आप रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब वो इंटरनेशनली बात करते हैं, वो हिंदी में बात नहीं करते, उनकी कंपनी के अंदर हिंदी में बात ही नहीं होती है। तो वहाँ पे भले ही एम्प्लॉय आपस में हिंदी में बात करते हो, पर प्रोफेशनली वो मतलब जो मेन हिंदी में बात नहीं करते, इंग्लिश में बात करते हैं। मेरी भी कंपनी है, उनका मेन इंग्लिश ही है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, तो वो इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उस जगह पे रुक सकते हो। तो आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप उनको पहले से आप रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, पर पहले से फंडा आपका क्लियर रखिए कि आपको अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, वो आप रेडी कर करेंगे। मतलब अगर आपने प्रेजेंट आप खुद को अच्छे से कर लिया तो आपका काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाएंगे। और उसके अलावा वो और कुछ सवाल करते हैं, वो आपके काम के रिलेटेड ही करते हैं। तो अगर आपको कुछ सिचुएशन दे दिया ये काम को करना है तो आप किस तरीके से करोगे, उस तरीके से वो पूछ लेते हैं। अगर आपको आता है, अगर आपने दूसरे का शोरील लिया है तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, इसीलिए अगर किसी का शोरील भी कॉपी नहीं करना चाहिए, ताकि उन्होंने पूछ लिया कि आपने ये काम किस तरीके से किया है तो जवाब नहीं दे पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है अगर आप, और एक और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भी झूठ आपको ऐड नहीं करना है। जैसे आपने रिज्यूम के अंदर लिख दिया है कि मुझे 1 साल का फ्रीलांस का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने आपसे स्लिप मांग ली कि आपके बैंक के अंदर तो पैसे आए होंगे, तो आप हमको दिखाइए, स्क्रीनशॉट दिखाइए, तो वहाँ पे बंदा फंस जाता है। और झूठ की वजह से अगर जॉब मिल भी गया तो आगे जाके फिर इंप्रेशन भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए झूठ बिल्कुल भी ना बोले, जो है सच से कहिए, क्योंकि झूठ आगे जाके बंदा फंसता ही है, कैसे भी कर ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इंटरव्यू के लिए ये सारी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी किशन जी ने, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें
और अगर आप एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल स्टूडियो में काम करना चाहते हैं, जैसे कि टेक्निकल है उस टाइप के इंटरनेशनल स्टूडियोज़ में, तो इंग्लिश जो है, अंग्रेजी आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें खास करके आप मतलब थोड़ा समझ सको और सामने वाले को कुछ रिप्लाई कर सको, उतना तो बेसिक इंग्लिश अगर आपको आता है तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, बट कन्वर्जेशन के लिए वो ज़रूरी है, फर्स्ट टाइम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ अगर आप ग्रोथ करना है, अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आप किसी पास में अगर इंग्लिश कोचिंग की कोई क्लासेस भी आते, वहाँ पे भी चले जाइए, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, वो पैसा कवर हो ही जाएगा। टाइम है तो अभी अगर मैं भी चाहूँ तो इन क्लासेस में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा जॉब का टाइम उस हिसाब से फिट नहीं बैठता है, तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको इंग्लिश नहीं आती तो कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, और ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं जिनसे इंग्लिश सीखी जा सकती है, तो उसको आप ट्राई करिए। और ज़रूरी तो है ये, देखो, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंप्रेशन अच्छा नहीं रहता है, आपको शायद सैलरी में भी आपको कम थोड़ा करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और इंप्रेशन अच्छा जाता है। ये बात तो है कि वो एक आईफोन की तरह है इंग्लिश। जी जी, सही बात, बिल्कुल जी, तो रहता है तो इंप्रेशन अच्छा जाता सही है। सही है। मतलब अभी अगर ये बड़े स्टूडियो की बात करें तो बेस सैलरी मतलब क्या रहती है, क्योंकि स्टूडेंट जब अप्लाई कर रहा है तो कहाँ तक उनको, वैसे तो हर एक परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है सैलरी स्ट्रक्चर, बट कुछ आइडिया दे सकते हो फर्स्ट फ्रेशर्स के लिए? जी, ये है, ये मैं मानता हूँ इसमें पूरा अपना एटीट्यूड का काम करता है, कि आपका एटीट्यूड क्या है, किस तरीके से आपने पहले, तो आपकी सैलरी डिसाइड करेगा आपका शोरील। अगर उनको दम लगा कि इस बंदे को इतना देना चाहिए, और इंटरव्यू में भी पता चल जाता है उनको कि इसके कितना लेना चाहिए, फिर भी वो हमसे पूछते हैं कि आपको कितना चाहिए। और ये सारे पूछते हैं, मतलब मुझे तो लगभग, मैंने जितने भी इंटरव्यू थे सब में मुझे ये तो पूछा ही था कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो एक आपके खर्चे के हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आप किसी महंगे शहर के अंदर है तो आपको 20 से कम तो बिल्कुल भी नहीं मांगना। पर यह है कि आपको काम आता ही नहीं है, पर फिर भी आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको ज़्यादा मिले, 25-30 मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको काम ही स्टैंडर्ड भी अगर आपका उतना नहीं, अगर वो काम आता है, सामने वाले को लग गया हाँ इसको काम आता है। तो आपने इन बिटवीन कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं? अगर किए हैं तो आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टूडेंट को, तो इसके बारे में बताइए। जी, फ्रीलांस का एक बार जो सब लोग ट्राई करते हैं, फाइवर और अपवर्क, मैंने भी उस जगह पे मैंने ट्राई किया था। प्रोजेक्ट मुझे मिले भी थे, मैंने वहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी बना था, काम मुझे मिले भी थे, पर दिक्कत ये हुआ कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश की वजह से। तो वहाँ पे मैं चाह के भी परफॉर्म नहीं कर पाया था। और ऐसा रहता है कि जैसे मुझे एक फाइवर के ऊपर मिला था कि उनको बोर्ड बनाते थे 3D प्रिंटिंग के लिए, वो बोर्ड बना रहे थे जो घर के आके रहते हैं ना, नाम के नेम प्लेट, तो उनका मिला था, और अलग अलग डिज़ाइन के अंदर था वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि इतनी नेम प्लेट आपको बनानी है तो आप कितना लोगे? तो मैंने बेसिक एक प्लेट का मैंने, क्योंकि उनका था 110 प्लेट उनको बनानी थी, तो मैंने 1000 रुपये मांगा कि 1000 रुपये में एक का ले लूँगा और इतना में काम करता। पर एक कोई पाकिस्तानी था, तो उस बंदे ने वही काम $5 में करने को तैयार हो गया। तो इस तरीके से उधर मार्केट भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो मेरा फाइवर और ऑनलाइन तो मेरा जमा नहीं ज़्यादा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काफ़ी अच्छा रहा। जो मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने काम किया था, तो मेरे जो फ्रेंड थे उनके पास कुछ काम आता था तो वो मुझे कर देते थे, तो हम मिलकर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते, उसके ऊपर आ जाता। और ऑफलाइन मेरा ज़्यादा आया, और इसी तरीके से मुझे ऑफलाइन ही काम आता था ज़्यादातर। 3D का इस टाइप का ही मुझे आता था, मॉडलिंग टेक्सचरिंग का ही। बिल्कुल। तो बीच में आपने फ्रीलांसिंग भी ट्राई किया, और उससे भी मतलब कुछ ना कुछ आपको और सीखने को मिला होगा? जी, एक दो तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट मिले थे कि मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि ऐसा, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब इस तरीके का भी काम कभी जैसे करना पड़ सकता है। तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स काम आया था। जो हॉटस्टार के लिए भी मैंने काम किया था, तो उसके अंदर भी यही हुआ था कि मैंने काम किया था, पर फिर बंदे ने उधर सेलेक्ट किया कि नहीं था, मुझे मूवी का नाम भी नहीं पता था। तो एक क्लिप आया था, पर वो इतना डिफ़िकल्ट क्लिप था। उसके अंदर बस एक था कि वो एक बॉल थी नहीं, और उसको एक डंडे से ग्लास को नीचे गिराया गया। उसके अलावा उस डंडे को भी हो रहा है, और उस ग्लास का रिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। अगर 3D में हो तो मैं कर लेता, पर आफ्टर इफेक्ट के अंदर उसको कैसे किया मैंने, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। और मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी बना सकता था, पर मुझे उस टाइप का दूसरा कोई क्लिप मिला नहीं था, और वो एक कॉपीराइटेड वीडियो था, तो इसलिए मैं उसको चैनल पे भी दिखा नहीं सकता था। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे डिफ़िकल्ट काम आए जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, पर वो आए। अच्छा हुआ कि उस तरीके मुझे काम मिले, ताकि उनसे मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिला।
मतलब फ्रीलांसिंग से स्टार्टिंग में जो भी कुछ मिल रहा है वो मैटर नहीं करता, बट आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो मतलब अपने कोर्स के साथ या फिर जॉब के साथ थोड़ा बहुत फ्रीलांस करते रहोगे तो और भी आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। जी। हाँ, और मैंने बीच बीच में पार्ट टाइम जॉब भी किया था, तो वो भी मुझे मिल गया था। जिनके यहाँ जॉब किया वो भी कहने लग गए थे क्या परमानेंट ही ज्वाइन कर लो हमको। मैंने कहा परमानेंट ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर मिक्स रहते तो ठीक नहीं लगता। अगर हम एक ही चीज़ के अंदर काम करें तो वो बढ़िया रहता है। ठीक। और फ्रीलांस ही रहते थे, फ्री रहते थे, तो कुछ काम आ जाता तो दूसरे भी क्योंकि मैं ज़्यादातर मतलब अलग अलग तरीके के काम भी कर सकता था। जैसा VFX का आ गया तो मैं उसको भी निपटा सकता था, और 3D का भी कर सकता था। मैंने वीडियो भी बनाए थे इसके। तो इस तरह तो मैं दोनों तरह के काम कर लेता था, पर अभी मैंने फ्रीलांस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। अभी मैं सिर्फ जॉब पे फोकस कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो मैंने जॉब लगने के बाद मैंने ये सारे काम छोड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे किशन जी ने एक फोटोशॉप का कोर्स भी बनाया है, जिसको आप हमारे NUFX कोर्सेज के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ़ोटोशॉप को एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आप फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो वो कोर्स आपके लिए जो है बेहतरीन हो सकता है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किशन जी जैसे और भी आर्टिस्ट के हम इंटरव्यू ये चैनल के ऊपर लाने वाले हैं, तो ये चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और किशन जी से कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनकी चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में उनसे जो है इंटरेक्ट कर सकते हो। उनसे काफ़ी कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे। और किशन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमारे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट को। जी गौरव जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे फीचर किया अपने चैनल में। बिल्कुल। तो इस तरह के वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलती है दूसरे स्टूडेंट को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।